नमस्कार। आज के इतिहास में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कीर्ति। कहते हैं इतिहास से अच्छा कोई दूसरा शिक्षक नहीं होता। इतिहास में ना सिर्फ अपनों में घटनाओं को समेटे होता है बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे 19 मई को देश दुनिया में क्या कुछ हुआ, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी। तो चलिए चलते हैं आज के इतिहास के सफर पे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे नाथूराम गोडसे के बारे में। आज ही के दिन नाथूराम गोडसे का जन्म हुआ था। तो चलिए जानते हैं कौन थे नाथूराम गोडसे। नाथूराम विनायक गोडसे महात्मा गांधी के हत्यारे थे, जिन्होंने 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में बिंदु रिक्त सीमा पर गांधी को 3 बार सीने में गोली मार दी थी। नाथूराम विनायक गोडसे का जन्म आज ही के दिन 19 मई 1910 को हुआ था। नाथूराम विनायक राव गोडसे का जन्म एक मराठी चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता विनायक वामन राव गोडसे एक डाक कर्मचारी थे। उनकी मां लक्ष्मी थी। जन्म के समय उनका नाम रामचंद्र था। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण नाथूराम को उनका नाम दिया गया था। जन्म से पहले उनके माता पिता के 3 बेटे और एक बेटी थी। तीनों लड़कों की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। पुरुष बच्चों को लक्षित करने वाले एक अभिशाप के डर से युवा रामचंद्र को अपने जीवन के पहले कुछ वर्षों के लिए एक लड़की के रूप में पाला गया था। उनकी नाक छिदी हुई थी और नाक में नथ पहनने के लिए बनाई गई थी। इसी कारण से उन्होंने नाथूराम उपनाम अर्जित किया था। अपने छोटे भाई के पैदा होने के बाद उन्होंने एक लड़के के रूप में देखा। गोडसे ने 5वें स्तर के माध्यम से बारामती में स्थानीय स्कूल में भाग लिया, जिसके बाद उन्हें पुणे में एक चाची के साथ रहने के लिए भेजा गया ताकि वो एक अंग्रेजी भाषा के स्कूल में पढ़ सके। गोडसे 1932 में एक संघ कार्यकर्ता के रूप में सांगली में आरएसएस में शामिल हो गए और एक साथ दोनों दक्षिणपंथी संगठनों के हिंदू महासभा के सदस्य बने रहे। उन्होंने अपने विचारों को प्रचारित करने के लिए अक्सर अखबारों में लेख लिखे। इस दौरान गोडसे और एमएस गोवलकर अक्सर एक साथ काम करते थे और उन्होंने बाबा राव सावरकर की पुस्तक राष्ट्र मीमांसा एक अंग्रेजी अनुवाद किया। जब गोवलकर ने इस अनुवाद का पूरा श्रेय लिया तब दोनों के बीच दरार आ गई। गोडसे ने 1942 के विजयादशमी के दिन अपना संगठन हिंदू राष्ट्र दल बनाया। हालांकि वे आरएसएस और हिंदू महासभा के सदस्य बने रहे। गोडसे पुणे के एक हिंदू राष्ट्रवादी थे जो मानते थे कि गांधी ने भारत के विभाजन के दौरान भारत के मुसलमानों की राजनीतिक मांगों का समर्थन किया था। नारायण आप्टे और 6 अन्य लोगों के साथ मिलकर गोडसे ने गांधी की हत्या की साजिश रची थी। 1 साल तक चले मुकदमे के बाद गोडसे को 8 नवंबर 1949 को मौत की सजा सुनाई गई थी। सजा के रूपांतरण के लिए गांधी के 2 बेटे मणिलाल गांधी और रामदास गांधी ने दलील दी, लेकिन वो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल और गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी द्वारा ठुकरा दिया गया। गोडसे को 15 नवंबर 1949 को अंबाला सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। तो अभी हमने आपको बताया नाथूराम गोडसे के बारे में। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे नीलम रेड्डी के बारे में। भारत के 6ठे राष्ट्रपति नीलम रेड्डी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। तो चलिए जानते हैं नीलम रेड्डी के बारे में कुछ रोचक बातें। 19 मई 1913 को जन्मे नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा। आंध्र प्रदेश के एक कृषक परिवार में जन्मे नीलम संजीव रेड्डी की छवि अनुभवी राजनेता एवं कुशल प्रशासक के रूप में थी। इनका सार्वजनिक जीवन उत्कृष्ट था। इनके पिता का नाम नीलम चिन्नप्पा रेड्डी था। नीलम संजीव रेड्डी का विवाह 8 जून 1935 को नागा रत्नम्मा के साथ संपन्न हुआ था। इनके एक पुत्री और 3 पुत्रियां थी। पुत्र सुधीर रेड्डी अनंतपुर में सर्जन की हैसियत से अपना स्वतंत्र क्लिनिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रभावशाली नेता रहे और आजादी की लड़ाई में भी ये कई बार जेल गए।
नीलम संजीव रेड्डी की प्राथमिक शिक्षा मद्रास में संपन्न हुई। आगे की शिक्षा आर्ट्स कॉलेज अनंतपुर में प्राप्त की। महात्मा गांधी के आह्वान पर जब लाखों युवा पढ़ाई और नौकरी का त्याग कर स्वाधीनता संग्राम में जुड़ रहे थे, तभी नीलम संजीव रेड्डी मात्र 18 वर्ष की उम्र में इस आंदोलन में कूद पड़े थे। इन्होंने भी पढ़ाई छोड़ दी थी। संजीव रेड्डी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। ये उस समय आकर्षण का केंद्र बने जब उन्होंने विद्यार्थी जीवन में सत्याग्रह किया था। वो युवा कांग्रेस के सदस्य थे। उन्होंने कई राष्ट्रवादी कार्यक्रमों में हिस्सेदारी भी की थी। इस दौरान उन्हें कई बार जेल की सजा भी काटनी पड़ी। आम चुनाव में जब इंदिरा गांधी की पराजय हुई, उस समय नवगठित राजनीतिक दल जनता पार्टी ने इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया। वे भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। वे अक्टूबर 1956 में आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने और दूसरी बार फिर 1962 से 1964 तक ये पद संभाला। उन्होंने 1959 से 1962 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। मात्र 18 साल की उम्र में एनएसआर नीलम संजीव रेड्डी स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए थे। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी से प्रभावित होकर विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने पहला सत्याग्रह भी किया। उन्होंने युवा कांग्रेस के सदस्य के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 20 वर्ष की उम्र में नीलम संजीव रेड्डी काफी सक्रिय हो चुके थे। सन 1936 में नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश कांग्रेस समिति के सामान्य सचिव निर्वाचित हुए। उन्होंने इस पद पर लगभग 10 सालों तक काम किया। नीलम संजीव रेड्डी संयुक्त मद्रास राज्य में आवासीय वन एवं मद्य निषेध मंत्रालय के कार्यों का भी संपादन करते थे। 1951 में उन्होंने मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया ताकि आंध्र प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद के चुनाव में भाग ले सकें। इस चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी प्रोफेसर एनजी रंगा को हराकर अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। इसी वर्ष ही अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के केंद्रीय संसदीय मंडल के निर्वाचित सदस्य बन गए। नीलम संजीव रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी के तीनों सत्रों की अध्यक्षता की। 1964 में नीलम संजीवा रेड्डी राष्ट्रीय राजनीति में आए और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इन्हें केंद्र में स्टील एवं खान मंत्रालय का भार सौंप दिया। इसी वर्ष वो राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए और 1977 तक इसके सदस्य रहे। 1971 में जब लोकसभा के चुनाव आए तो नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन इन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस हार से श्री रेड्डी को गहरा धक्का लगा। वो अनंतपुर लौट गए और अपना अधिकांश समय कृषि कार्यों में गुजारने लगे। एक लंबे अंतराल के बाद 1 मई 1975 को नीलम संजीव रेड्डी पुनः सक्रिय राजनीति में उतरे। जनवरी 1970 में जनता पार्टी की कार्य समिति के सदस्य बनाए गए और 6वीं लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की ओर से आंध्र प्रदेश की नांडियाल सीट से उन्होंने अपना नामांकन पत्र भरा। जब चुनाव के नतीजे आए तो वो आंध्र प्रदेश से अकेले और गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे जो विजय हुए थे। 26 मार्च 1977 को नीलम संजीव रेड्डी को उन्होंने ये पद छोड़ दिया क्योंकि इन्हें राष्ट्रपति पद हेतु नामांकित किया जा रहा था, जिसमें नीलम संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से निर्विरोध 6वें राष्ट्रपति चुन लिए गए। नीलम संजीवा रेड्डी को श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय त्रिमूर्ति द्वारा 1958 में सम्मानार्थ डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। तो ये थे नीलम रेड्डी। अब हम बात करेंगे टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा के बारे में, जिनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ। तो चलिए जाते हैं जमशेद जी टाटा के बारे में। टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा का आज ही के दिन 19 मई 1904 को देहांत हुआ था। वो भारत को आत्मनिर्भर देश बनाने की सोच रखते थे। टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी नुसरवानजी टाटा ने अपने कारोबारी जीवन की शुरुआत अफीम की खरीद फरोख्त से की थी। उस समय अफीम का कारोबार कानूनी था। दरअसल ये 1850 का दौर था जब पश्चिमी देश अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए पूरी दुनिया में भयानक मारकाट कर रहे थे। युद्ध में घायल सैनिकों को दर्द से निजात दिलाकर फिर लड़ने के लिए तैयार करने को अफीम खिलाई जाती थी। इस दौरान जब
जमशेद जी टाटा गुजरात के नवसारी में अपनी पढ़ाई कर रहे थे। उनके पिता नुसरवान जी टाटा बॉम्बे में कारोबार कर रहे थे। उन्होंने अफीम के कारोबार में जबरदस्त मुनाफा कमाया। नवसारी में अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद जमशेद जी 14 साल की उम्र में बॉम्बे पहुंच गए। जमशेद जी ने 17 साल की उम्र में मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया और टॉपर के तौर पर डिग्री पूरी की। इसके बाद वो पिता के व्यवसाय में लग गए। शुरुआत में उन्होंने पिता के कारोबार में हाथ बटाया। वो 29 साल की उम्र तक पिता के साथ लगे रहे। जब उन्होंने 29 साल की उम्र में खुद का कारोबार शुरू किया तो उस दौर में सबसे मुनाफे वाले अफीम के कारोबार में भी उन्हें नाकामी ही हाथ लगी। इस दौरान उन्होंने कई देशों की यात्रा की। ब्रिटेन की यात्रा के दौरान उन्होंने लंकाशायर कॉटन मिल का दौरा किया। इससे उन्हें इस कारोबार की क्षमता और संभावनाओं का एहसास हुआ। भारत लौटने के बाद जमशेद जी ने बॉम्बे के चिंचपोकली में एक दिवालिया हो चुकी ऑयल मिल खरीदी। इसके बाद इसमें अलेक्जेंड्रा मिल नाम से कपड़ा मिल खोली। ये मिल जब मुनाफा देने लगी तो उन्होंने इसे भारी मुनाफे में बेच दिया। इसके बाद मिल से मिले पैसों से उन्होंने 1874 में नागपुर में एक कॉटन मिल खोली। ये बिजनेस भी चल निकला। बाद में इसका नाम एम्प्रेसेस मिल कर दिया गया। ये वही दौर था जब क्वीन विक्टोरिया भारत की महारानी बनी। अपनी सोच और कड़ी मेहनत के बूते जमशेद जी ने टाटा फैमिली को अफीम के कारोबार से निकालकर एक बड़े बिजनेस एम्पायर में बदला। गुजरात के नवसारी में 3 मार्च 1839 को जन्मे जमशेद जी टाटा ने ही बॉम्बे के गेटवे ऑफ इंडिया के सामने होटल ताजमहल बनाया था। इस होटल बनाने के लिए भी अलग ही कहानी है। दरअसल जमशेद जी टाटा ब्रिटेन घूमने गए तो वहां एक होटल में उन्हें भारतीय होने के कारण रुकने नहीं दिया गया। जमशेद जी ने ठान लिया कि वो ऐसे होटल बनाएंगे जिसमें हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग ठहरने की हसरत रखें। भारत लौटने के बाद उन्होंने होटल ताजमहल की नींव रख दी और 1903 में 4 करोड़ 21 लाख रुपए के भारी खर्च से भव्य इमारत बनाकर खड़ी की। बताया जाता है कि होटल ताज भारत का पहला ऐसा होटल था जिसमें बिजली की व्यवस्था थी। जमशेद जी ने अपने जीवन में 4 बड़ी योजनाएं शुरू की। इनमें एक स्टील कंपनी, एक वर्ल्ड क्लास होटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और एक जल विद्युत परियोजना थी। इनके पीछे जमशेद जी को भारत को आत्मनिर्भर बनाने की सोच थी। हालांकि उनकी जिंदगी में सिर्फ होटल ताज की परियोजना ही पूरी हो सकी। बाद में उनके सपने को टाटा परिवार की अगली पीढ़ियों ने पूरा किया। दुनिया को अलविदा कहने से पहले उन्होंने कपड़ा, चाय, तांबा, पीतल का बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया था। आज उनकी ओर से शुरू की गई कंपनियां दिग्गज टाटा समूह के तौर पर पहचानी जाती हैं। टाटा समूह आज नमक से लेकर कारें, ट्रक और सॉफ्टवेयर तक बनाता है। जमशेद जी टाटा के जीवन पर स्वामी विवेकानंद का काफी असर हुआ। कहा जाता है कि यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद के साथ उनकी बातचीत से प्रभावित होकर ही उन्होंने शिक्षा और रोजगार की दिशा में बड़े काम किए। दरअसल 1893 में स्वामी विवेकानंद शिप से वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए अमेरिका जा रहे थे। जमशेद जी भी उसी SS एम्प्रेस ऑफ इंडिया शिप पर सवार थे। स्वामी विवेकानंद को शिप से वैंकूवर पहुंचने के बाद शिकागो के लिए ट्रेन पकड़नी थी। समुद्र यात्रा के दौरान दोनों ने काफी समय साथ गुजारा। दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता जैसे कई राष्ट्रवादी व क्रांतिकारी नेताओं से उनके नजदीकी संबंध थे। दोनों पक्षों ने अपनी सोच और कार्यों से एक दूसरे को बहुत प्रभावित किया था। वो मानते थे कि आर्थिक स्वतंत्रता ही राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार है। कल्याणकारी कामों और देश को एक बड़ी ताकत बनाने के दृष्टिकोण के कारण वो अपने समय के कारोबारियों से काफी आगे निकल गए थे। उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए PF समेत कई सुविधाएं दी थी। बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना के लिए उन्होंने अपनी आधी से अधिक संपत्ति दान दी थी। इनमें 14 इमारतें, मुंबई की 4 जमीनें शामिल थी। जमशेद जी टाटा का निधन 19 मई 1904 को जर्मनी में हुआ था। तो ये
ये थे जमशेद टाटा। वहीं कार्यक्रम में अब बात करेंगे फिलीपींस की राजधानी मनीला के बारे में। आज ही के दिन इस शहर की स्थापना हुई थी, तो चलिए जानते हैं शानदार शहर के बारे में। मनीला फिलीपींस की राजधानी और मुख्य शहर है। आज ही के दिन यानी 19 मई 1571 में मिग्यूल लोपेज डी जगाजपी ने मनीला की स्थापना की। ये शहर देश की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है। ये लूजोन द्वीप पर स्थित है और मनीला खाड़ी के पूर्वी किनारे पर पासिग नदी के मुहाने पर फैला हुआ है। शहर का नाम मूल रूप से मैनीलाद नीलाद के पौधे से लिया गया है, जो एक फूलदार झाड़ी है जो दलदली परिस्थितियों के अनुरूप होती है, जो कभी नदी के किनारे बहुत बढ़ जाती थी। नाम को पहले मैनीला और फिर उसके वर्तमान रूप में छोटा कर दिया गया था। 1975 में राष्ट्रपति के डिक्री द्वारा मनीला और इसके निकटवर्ती शहरों नगर पालिकाओं को एक एकल प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में कार्य करने के लिए एकीकृत किया गया था, जिसे मेट्रोपॉलिटन मनीला के रूप में जाना जाता है। मनीला शहर में उस क्षेत्र का केवल एक छोटा सा हिस्सा शामिल है। मनीला 4 सदियों से फिलीपींस का मुख्य शहर रहा है। यह इसके औद्योगिक विकास के साथ साथ प्रवेश के अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का केंद्र है। यह हांगकांग से लगभग 700 मील दक्षिण पूर्व में प्रशांत क्षेत्र के बेहतरीन आश्रय वाले बंदरगाहों में से एक पर स्थित है। द्वितीय विश्व युद्ध में इनके विनाश और इसके बाद के पुनर्निर्माण के बाद से शहर में तेजी से आर्थिक विकास हुआ है। यह प्रदूषण, यातायात की भीड़ और अधिक जनसंख्या की परिचित शहरी समस्याओं से ग्रस्त है। हालांकि उन समस्याओं को दूर करने के उपाय किए गए हैं। मनीला पासिग नदी के निचले हिस्से संकीर्ण डेल्टा मैदान पर स्थित है, जो उत्तर पश्चिमी की ओर से मनीला खाड़ी में बहती है। दक्षिण की ओर से बहने वाली पपंगा नदी का दलदली डेल्टा शहर के उत्तर में स्थित है। शहरी क्षेत्र के उत्तर पूर्व और पूर्व में तराई का एक खंड है, जिसके आगे सियरा माद्रे की दक्षिणी सीमा की चोटियां हैं। लगुना डे बे बड़ी झील, जिसमें से पासिग नदी बहती है, मेट्रोपॉलिटन मनीला को दक्षिण पूर्व में प्रवाहित करती है। पश्चिम में मनाली खाड़ी को घेरते हुए पहाड़ी बाटम प्रायद्वीप है। हालांकि शहर का क्षेत्र संकुचित है। ये अपने आश्रय वाले बंदरगाह, नदी के रास्ते, अंतर्देशीय कृषि क्षेत्रों तक इसकी पहुंच और एशियाई मुख्य भूमि के सापेक्ष निकटता के कारण एक उत्कृष्ट बंदरगाह स्थल है। सियरा माद्रे की पहाड़ियों और बाटम प्रायद्वीप के पहाड़ों द्वारा शहर को चरम मौसम की स्थिति में सुरक्षित रखा गया है। उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशेषता एक गीला मौसम है, जो जून से नवंबर तक रहता है, और शुष्क मौसम दिसंबर से मई तक रहता है। सबसे गर्म महीने जुलाई, अगस्त और सितंबर हैं, जब गरज के साथ विशेष रूप से बारिश होती है। औसत वार्षिक वर्षा लगभग 80 इंच होती है। शहर मनीला पासिग नदी द्वारा विभाजित है। ये 6 प्रशासनिक प्रभागों में विभाजित है, जिसमें 17 जिले शामिल हैं। अधिकांश जिले इंट्रामुरोस के मूल किले शहर और इसकी दीवारों के बाहर स्थित 13 गांवों में विकसित हैं। लगभग 2/3 जिले नदी के उत्तर में स्थित हैं और शेष तीसरा दक्षिण में स्थित है। शहर के 2 खंड कई पुलों से जुड़े हुए हैं। हालांकि व्यापारिक क्षेत्र व्यापक है। नदी के उत्तर में जिले, विशेष रूप से खाड़ी के किनारे और शहर के पश्चिमी मध्य क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य के मुख्य केंद्र हैं। सैन मिगुएल जिला राष्ट्रपति निवास, मलकानांग पैलेस का स्थल है और कई विश्वविद्यालय शहर के उत्तर पूर्वी किनारे पर संपलोक में स्थित है। उत्तरी तट पर घनी आबादी वाले जिले के सटेन मनीला नॉर्थ हार्बर है। मनीला साउथ हार्बर मुख्य अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह दक्षिणी तट पर है। इंट्रामुरोस अपने 16वीं सदी के सैन अगस्टिन चर्च के साथ साथ अपनी पुरानी दीवारों, फोर्ट सेंटियागो के खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण तट पर इमिर्ता और माल्टे पसंद आवासीय जिले, होटल और दूतावास की साइट है। दक्षिण पूर्व के जिले आमतौर पर मध्यम आय और आवासीय क्षेत्र हैं। तो हमने जाना आज की तारीख के इतिहास के बारे में। ऐसे ही हर रोज के इतिहास के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।